Hello everyone, I'm Kripa Shankar Pandey and you are watching Legal Narrative. In our previous lecture, we have discussed the introduction of labor law, its evolution, place in constitution and classification on the basis of enactment and enforcement. In this video, we are going to discuss about the classification of labor legislation on the basis of their nature. ठीक है, हम इस वीडियो में उनके नेचर के बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन, उनका डिवीजन स्टडी करेंगे. ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं. पहला, इससे पहले मैं शुरू करूं, अब पहले एक चीज़ ध्यान से सुनिए कि लेबर लॉ को उसके नेचर के अकॉर्डिंग कितने तरीके से डिवाइड किया जा सकता है. ठीक है, सो लेबर लॉ में भी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग 6 हेड्स. कितने हेड्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है? 6 हेड्स में डिवाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड व्हाट दे गवर्न ऑफ. ठीक है, भारत में जो लेबर लेजिस्लेशन है उनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है? 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है. इस बेसिस पे कि उनकी उपयोगिता क्या है, वो किस चीज को गवर्न करते हैं. सो द नंबर 1 इज लॉज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशन. जो ऐसे लॉ जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को गवर्न करते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच के रिलेशनशिप को गवर्न करते हैं. आई हैव नंबर फर्स्ट. इसके एग्जाम्पल्स हैं द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946. नंबर थर्ड इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947. अब आ जाते हैं इसके एक कुछ एग्जाम्पल हैं, इसको आप नोट डाउन करते जाइएगा. तो पहला नंबर क्या था हमारा? लॉज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशन. इसमें हमने 3 चीज़ें देखी, ट्रेड यूनियन एक्ट देखा, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर देखा और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 देखा. ठीक है, नंबर सेकेंड इज वो नेचर कि क्या नेचर है उसका, उस लेजिस्लेशन का. तो द नंबर सेकेंड नेचर इज लॉज रिलेटेड टू वेजेस. अब वेज को गवर्न करने वाले लेजिस्लेशन लेबर लॉ के कौन कौन से हैं? तो ये है नंबर फर्स्ट पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, नंबर 2 मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, नंबर थर्ड पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, नंबर फोर्थ इज वर्किंग जर्नलिस्ट फिक्सेशन ऑफ रेट्स ऑफ वेजेस एक्ट 1958. तो ये क्या, ये लेजिस्लेशन, ये जो लेबर लेजिस्लेशन हैं किस चीज़ से गवर्न करते हैं, किस चीज़ को गवर्न करते हैं? उनके वेजेस को गवर्न करते हैं. ठीक है, नंबर थर्ड नेचर इज लॉज रिलेटेड टू वर्किंग आवर्स, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड एम्प्लॉयमेंट. अब वर्किंग आवर कैसे डिटरमाइन होगी, कंडीशंस ऑफ सर्विसेज कैसे डिटरमाइन होंगी और उस एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशंस होंगी वो कैसे डिटरमाइन होंगी. ठीक है, तो इसमें आ जाता है नंबर फर्स्ट द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, नंबर 2 द प्लांटेशन ऑफ लेबर एक्ट, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, माइंस एक्ट 1952. ठीक है, वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज, कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1955. ठीक है, मैं एक बार इस चीज को फिर से रिपीट कर देता हूँ. इस लेजिस्लेशन का नाम वर्किंग ऑफ जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1955. ठीक है, अब इसमें एक और है मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958. अगला है इसका मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1968. ये थे क्या चीज़ डिटरमाइन करते थे? वर्किंग आवर डिटरमाइन करते थे और क्या डिटरमाइन करते थे? कंडीशंस ऑफ सर्विस डिटरमाइन करते थे. नंबर फोर्थ इज, क्योंकि हम 6 हेड में इस नेचर के लेजिस्लेशन को डील करने वाले हैं, उस 6 हेड में से चौथे नंबर का जो हेड है वो है लॉज रिलेटेड टू इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन.
कैसे है, लॉज रिलेटेड टू इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा पहला हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। नंबर 2 आ जाएगा हमारा इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। अब नंबर 6 नेचर हमारा है जिसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है लेबर लेजिस्लेशन को, वो है लॉज रिलेटेड टू डिप्राइव्ड एंड डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, नंबर 1 है बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976। नंबर 2 इज चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1956। नंबर 3 इज चिल्ड्रन प्लेजिंग ऑफ लेबर एक्ट 1933। अब हमारा जो लास्ट और 6th नंबर का है वो नेचर क्या है, लॉज रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी। अब कोई भी एम्प्लॉय होता है तो उसको सोशल सिक्योरिटी भी देनी होती है कि अगर वो बूढ़ा हुआ, वो अभी काम करने के लिए लायक नहीं है, तो उसको क्या पेंशन्स मिलेंगी, उसको उसके लिए क्या इंश्योरेंस की व्यवस्था की गई है, उसकी क्या सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था की है। इसमें भी ये एक बेसिस है, एक नेचर है जिसके बेसिस पे उस चीज़ को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो इसमें आ जाता है हमारा वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट 1923। नंबर 2 इज एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। नंबर 3 आ जाता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। अगला आ जाता है हमारा पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। ये तो हो गए हमारे नेचर के बेसिस पे डिवीजन क्या किस चीज़ का, लेबर लेजिस्लेशंस का। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन दैट इज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक है, सो माय फ्रेंड्स, prior to the year 1947, the industrial disputes were being settled under the provisions of Trade Dispute Act 1929. ठीक है, but the experience of the working of the Act of 1929 was has revealed various defects which needed to be overcome by fresh legislation इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक, सो अकॉर्डिंगली उस नीड को फुलफिल करने के लिए, जो नीड उसमें हमको मालूम पड़ी, उस नीड को फुलफिल करने के लिए द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द देन लेजिस्लेचर। उस समय की लेजिस्लेचर में क्या कौन सी बिल पेश की गई, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो पहला लेबर लेजिस्लेशन था इंडिया में वो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 था, और उस टाइम जो भी डिस्प्यूट वगैरह हुआ करते थे उनको इसी एक्ट के द्वारा क्या किया जाता, सॉल्व किया जाता था। लेकिन इस एक्ट की प्रॉब्लम ये थी, इसमें यह पाया गया कि यह उतना इफेक्टिव लेजिस्लेशन क्या था, नहीं था। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को इसी वजह से क्या किया गया, पास किया गया। ठीक है, आवर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 केम इनटू फोर्स इन अप्रैल 1947। इस चीज को नोट करके कहीं रख लीजिए और याद कर लीजिएगा कि अपना ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कब फोर्स में आया, अप्रैल 1947 में। ठीक है, केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1947। ठीक है, इट वाज इनेक्टेड, क्यों इनेक्ट किया गया, इट वॉज इनेक्टेड टू मेक प्रोविजंस फॉर इन्वेस्टिगेशन, नंबर 1 इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड फॉर प्रोवाइडिंग सर्टेन सेफगार्ड टू वर्कर्स। जैसे जो 1929 वाला जो एक्ट था वो सिर्फ किसके इंटरेस्ट को सर्व कर रहा था, वो एम्प्लॉयर के मालिक के इंटरेस्ट को सिर्फ सर्व कर रहा था। उसमें सिर्फ ब्रिटिश एम्प्लॉयर के फायदे की बात की गई थी, उसमें एम्प्लॉयज जो थे कि इंटरेस्ट में को कभी भी प्रोटेक्ट करने की बात नहीं की गई थी। ठीक है, उसमें एम्प्लॉयर्स के इंटरेस्ट को सिर्फ प्रोटेक्ट किया गया था। ठीक है, इन सारे ड्रॉबैक्स को, इन सारी कमियों को किसमें दूर किया गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक है,
द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कंटेन्स हाउ मेनी सेक्शंस, 40 सेक्शंस एंड डिवाइडेड इन हाउ मेनी चैप्टर्स, 7 चैप्टर्स। ठीक है, कितने हैं, कई बार पूछा जाता है कि कितने सेक्शन और कितने चैप्टर हैं, तो 40 सेक्शन 7 चैप्टर है। ठीक है, अगर इसमें अगर क्वेश्चन आता है तो हमको एकदम आंख बंद करके मार देना है कि कितने कोई सेक्शन है, 40 सेक्शन है। ठीक है, कितने चैप्टर है, 7 चैप्टर है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि किस चैप्टर में कौन सी चीज को डील किया गया, तो हम 1 बाई 1 इन 7 चैप्टर्स को देख लेंगे कि उनमें क्या क्या डील किया गया। ठीक है, तो और इस चीज को आप लोग नोट डाउन करते रहना। ठीक है, तो लिखिए चैप्टर 1 में डील किया गया है, किस चीज से डील करता है, चैप्टर 1 डील्स विद द टाइटल डिफिनीशन ऑफ वेरियस थिंग्स इंक्लूडेड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके डिफिनीशन के बारे में डील करता है, और इसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा, कमेंसमेंट क्या होगा, इन सारी चीजों डील करता है। ठीक है, चैप्टर 2 ऑफ द एक्ट क्या करता है, कंटेन्स द वेरियस अथॉरिटीज अंडर द एक्ट। कोई भी जो अगर डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो किस अथॉरिटी के अंदर में डील होगा, उस चीज को कौन डील करता है, चैप्टर 2। दीज अथॉरिटीज इंक्लूड, इनमें कौन कौन सी आती हैं, नंबर 1 कंसिलिएशन ऑफिसर, नंबर 2 लेबर कोर्ट एंड नंबर 3 ट्राइब्यूनल्स। हम बढ़ जाते हैं अपने चैप्टर 3 की तरफ। चैप्टर 3 हमारा कहता है क्या, किस चीज को कंटेन करता है, तो चैप्टर 3 कंटेन्स द मेन स्कीम ऑफ द एक्ट सच एज रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट्स टू लेबर कोर्ट्स एंड इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स। कि अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है उसको हम लेबर कोर्ट को कैसे रिफर करेंगे और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को कैसे रिफर करेंगे, इस चीज को कौन सा चैप्टर डील करता है, चैप्टर 3 डील करता है। ठीक है, अब हम बढ़ जाते हैं अपने चैप्टर 4 की तरफ। सो द चैप्टर 4 लेज डाउन द प्रोसीजर, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द अथॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट। किन 3 चीजों की बात करता है, प्रोसीजर की बात करता है, अथॉरिटीज के पावर की बात करता है और उनके ड्यूटीज की बात करता है, जो कहां कॉन्स्टिट्यूट किए, इस एक्ट के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूट किए। इस एक्ट का क्या नाम है, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक, अगला चैप्टर है चैप्टर 5। चैप्टर 5 अपना बात करता है क्या कहते हैं, चैप्टर 5 कंटेन्स प्रोविजंस टू प्रोहिबिट स्ट्राइक्स। इस देखो ये भी स्ट्राइक के प्रोहिबिशन की बात करता है, जैसे 1929 वाला एक्ट करता था। ठीक है, इट कंटेन्स प्रोविजंस टू प्रोहिबिट स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स एज इलीगल। इसने, इस चैप्टर ने क्या कर दिया है, स्ट्राइक और लॉकआउट को क्या कर दिया है, इलीगल घोषित कर दिया है। ठीक है, एंड प्रोविजंस रिलेटिंग टू ले ऑफ, अगर नौकरी से निकालना है उस चीज का प्रोविजन भी कहां पे दिया गया है, चैप्टर 5 में दिया गया है। एंड रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर, अगर हमको इंडस्ट्री बंद करनी है मालिक को मान लो, तो उसका भी प्रोसीजर कहां पे दिया गया है, चैप्टर 5 में दिया गया है। चैप्टर 6 ऑफ दिस एक्ट डील्स विद और कंटेन्स प्रोविजंस ऑफ वेरियस पेनाल्टीज अंडर द एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत वेरियस पेनाल्टीज क्या क्या दी जाएंगी, उस चीज के बारे में कौन सा चैप्टर डील करता है, चैप्टर 6 डील करता है। चैप्टर 7 और लास्ट चैप्टर अपना डील करता है मिसलेनियस प्रोविजंस। इसमें बहुत सारी चीजें बता दी गई हैं जो कि ऊपर कुछ छूट गई हों। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड लेक्चर। हम अपने थर्ड लेक्चर में कुछ और इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन को डिस्कस करेंगे, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। So friends, I hope you found this video informative. Thank you for watching.